हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके लिए यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास एक रिडक्शन स्टेप है। ठीक है, क्योंकि देखो मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट होना है, मेटल में। ठीक है, इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विल टेक्स प्लेस। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। तो वी कैन से दैट द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक है, इसके लिए बच्चों हमें करना है एलिंगम डायग्राम। ठीक है, ये आप 10th क्लास तक स्टडी नहीं करते हो, क्योंकि पहले तो मेटलर्जी तो आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, एलिंगम डायग्राम। देखो सिंपल सी चीज़ है। एलिंगम डायग्राम बच्चों हमें क्या बताता है, एलिंगम डायग्राम हमें बताता है कि कौन सी मेटल किस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जा सकती है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें पता चलेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, प्रॉपर चॉइस। जैसे सपोज करो हमें फेरस ऑक्साइड को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल होगा, कितने टेम्परेचर पर सुटेबल होगा, वो हमें क्या किससे पता चलेगा बच्चों, एलिंगम डायग्राम से। ठीक है, एलिंगम डायग्राम हमारे पास एक ग्राफ होता है बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ आपको लर्न नहीं करना है, पर ये ग्राफ हमें रीड करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते भी हैं, अगर कंपटीशन में भी कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो अगर आप, ठीक है, बेसिकली क्या आता है, 2-3 कर्व्स आपको गिवन होती है और आपको उसे रीड करना आना चाहिए, आपको उसे लर्न नहीं होना चाहिए ग्राफ की, ये जो इतनी सारी कर्व्स हैं ये हम कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको रीड करना आना चाहिए ग्राफ को। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, डेल्टा जी वर्सेस टी के वर्सेस ग्राफ है। हमें पता है बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी, जो गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सबसे पहले तो देखो इसमें जितनी भी कर्व्स है ना बच्चों, सभी की यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या है, यहाँ पे सभी की पॉजिटिव है ना, ऐसे स्लोप है। सिर्फ एक कर्व है जिसकी स्लोप क्या है बच्चों, नेगेटिव है। ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये कर्व जो स्लोप है सभी की पॉजिटिव स्लोप बनी हुई है, ये क्यों बनी हुई है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा एस, डेल्टा जी वर्सेस टी हमने क्या किया बच्चों, ग्राफ को प्लॉट किया है। तो डेल्टा जी कहाँ पे है, वाई एक्सिस पर, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। अब आपके पास टी क्या है, एक्स एक्सिस पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है बच्चों, इंटरसेप्ट। तो डेल्टा एच के किसके इक्वल होगा, इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। अब देखो बच्चों, हम बेसिकली हम बात करते हैं कि जो मेटल यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। अब देखो इस केस में, ठीक है, मेटल ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, सारी कर्व्स में क्या लिखा हुआ है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विल टेक्स प्लेस। ऐसा ही हुआ है ना हर एक इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो इस केस में भी यही है बच्चों, मेटल हमारे पास क्या है, सॉलिड इन नेचर, ऑक्सीजन क्या है, गैसेज इन नेचर, और मेटल ऑक्साइड्स क्या है बच्चों, फर्दर सॉलिड इन नेचर। तो इस कंसेप्ट में, इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में एंट्रोपी क्या हुई है बच्चों, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सॉलिड था, एक गैस था, और यहाँ पे क्या बना है, सॉलिड ही बना है प्रोडक्ट, तो एंट्रोपी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। तो इट मीन्स इसके लिए जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो क्या आई है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू आई है। ठीक है, अब डेल्टा एस की अगर नेगेटिव वैल्यू होगी बच्चों, एक नेगेटिव यहाँ पे है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जो हमारे पास स्लोप होगी, स्लोप क्या है, डेल्टा एस स्लोप है, तो वो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। समझ में आया। तो इसलिए जो मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स में सभी कर्व्स की हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप ऑफ ऑल कर्व्स आर पॉजिटिव, ओनली फॉर वन रिएक्शन स्लोप इज नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव स्लोप किसके लिए बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। अब देखो बच्चों इस रिएक्शन के लिए कार्बन क्या है, सॉलिड इन स्टेट, ऑक्सीजन क्या है, गैसियस इन स्टेट, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैसियस इन स्टेट। तो ऑल ओवर एंट्रोपी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव। तो इसलिए इसकी जो हमारे पास, तो डेल्टा एस की हम क्या वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव हो जाएगी तो इसलिए इसकी कर्व क्या है बच्चों, डाउनवर्ड, स्लोप इज नेगेटिव हेयर। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ सीखी, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया
कि जो ये डायग्राम है उसमें जो सभी के लिए कर्व्स क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि इनके लिए एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो इसलिए इनकी स्लोप क्या आई, पॉजिटिव, बट एक्सेप्ट वन कर्व। ठीक है, एक इक्वेशन कौन सी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास स्लोप होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, बाकी सभी के लिए ऑलमोस्ट पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव ही होती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है बच्चों देखो कहीं कहीं ना ऐसे सडन इंक्रीज दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना बच्चों, सडन इंक्रीज, एकदम से इंक्रीज दिखाया हुआ है कर्व में। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मेटल को। द सडन इंक्रीज इन स्लोप शो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू इट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। जैसे सपोज करो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, इस रेंज में होगा। ठीक है, यहाँ पे 1073, यहाँ पे 1873, यहाँ पे हम टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ठीक है ये लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। उसके बाद क्या बच्चों देखो बेसिकली इससे हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिंगम डायग्राम से हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। ध्यान से सुनना ये चीज़, देखो जिस मेटल की कर्व ठीक है नीचे लाई करेगी, ठीक है नीचे लाई करेगी, ठीक है वो क्या कर सकती है, वो मेटल अपने से ऊपर वाली मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। देखो जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम नीचे प्रेजेंट है बच्चों, एल्यूमिनियम ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ना वो किसको रिड्यूस कर सकती है, एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। मतलब बिलो वाला हाई वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो देखो द मेटल हुज कर्व लाई बिलो कैन रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड हुज कर्व लाई अबव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड अप टू दैट टेम्परेचर टिल इट्स कर्व लाई बिलो Al2O3। एक चीज़ और बच्चों देखो यहाँ पे Al2, यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसकी कर्व ऐसे जा रही है और मैग्नीशियम की कर्व ये है। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम की कर्व नीचे कब तक है, इस टेम्परेचर तक नीचे है ना बच्चे, ये इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक मैग्नीशियम की कर्व क्या है, इसके बिलो है। मतलब सपोज करो ये हमारे पास टेम्परेचर है 1773 केल्विन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों इस केस में, तो मतलब बिलो दैट दिस टेम्परेचर मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट अबव दैट टेम्परेचर मैग्नीशियम कैन नॉट रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद जो हमारे पास किसकी कर्व बिलो लाई करती है, एल्यूमिनियम की कर्व नीचे लाई करती है और मैग्नीशियम की कर्व ऊपर की तरफ लाई करती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जिस मेटल की कर्व नीचे की तरफ लाई करती है वो मेटल क्या कर सकती है, अपनी अबव वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, और उतने टेम्परेचर तक कर सकती है जितने टेम्परेचर तक उसकी कर्व उसके नीचे लाई करेगी। क्लियर है ये चीज़ आपको? ठीक है, आई थिंक सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी बच्चों। अब देखो इसमें जैसे हमारे पास है क्वेश्चन, देखो कैसा आता है, क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, एल्यूमिनियम के लिए ये वैल्यू गिवन है बच्चों। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, दिस रिएक्शन के लिए स्टेट वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। हमें क्या बताना है कि ये हमें गिवन है दो इक्वेशंस, इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू, और हमें बताना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। बड़ी आसान सी चीज़ है बच्चों, इस इक्वेशन के लिए आप क्या निकाल लो, डेल्टा जी निकाल लो कैसे भी। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। अगर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल, इट मीन्स रिएक्शन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे पास इस केस में देखो हमें क्या बनाना है, 3mg, इट मीन्स हमें इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय 3। वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ये हमने बना लिया। अब हमें Al2O3 चाहिए बच्चे, जो कि इसके प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। इट मीन्स हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या ऐसे करो इसको अपोजिट लिख लो, Al2O3 को इधर लिख लो रिएक्टेंट साइड और रिएक्टेंट इनको प्रोडक्ट साइड लिख लो। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको Al2O3 लिख लिया, देखो यहाँ पे इसको क्या लिखा, 2Al + 3/2O2 लिख लिया। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या कर दिया बच्चों, मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, +1050।
ठीक है। एक चीज़ और, अगर मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू है बच्चों वो भी क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद ऑल ओवर रिएक्शन लिखो। ऑल ओवर रिएक्शन हमारे पास से रिक्वायर्ड रिएक्शन बन गई। ठीक है, जो हमें चाहिए वो ही इक्वेशन बन गई बच्चों यहाँ पे। अब रिजल्ट कितना आ गया, -2250 जूल। तो इट मीन्स डेल्टा जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव हेयर, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैग्नीशियम इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों ये चीज़ आपको? ठीक है, उसके बाद भी हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि हम कौन से एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या स्टडी किया, अभी तक हमने स्टडी किया कि अगर किसी मेटल की कर्व बिलो पोजीशन पर लाई करती है तो वो अपने ऊपर वाली मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। अभी तक हमने ये चीज़ सीखी है। अब हम बच्चे समझना चाहते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि कार्बन यूजेस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन। ठीक है, तो वो कैसे कहाँ पे वर्क करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कितने टेम्परेचर तक वर्क करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आओ बच्चों अब हम ये स्टडी करते हैं। तो देखो हम कहते हैं बिलो 1073 केल्विन कार्बन इज़ नॉट अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कहता है कि 1073 केल्विन से नीचे, ठीक है, अगर बिलो टेम्परेचर होगा तो कार्बन को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि बिलो 1073 केल्विन इट्स कर्व लाई अबव फेरस ऑक्साइड। और हमने अभी ये स्टडी किया है कि जिस एलिमेंट की कर्व, ठीक है, उसके मेटल ऑक्साइड से अगर अबव पोजीशन पर लाई करे तो उस मेटल को हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिस मेटल की कर्व बिलो पोजीशन पे लाई करती है। तो इसलिए बच्चों हम 1073 केल्विन से जब टेम्परेचर हमारे पास कम होगा तो हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते। जबकि अगर हमारे पास टेम्परेचर बिलो 1073 केल्विन होगा तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज द कर्व ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लाइज बिलो देन फेरस ऑक्साइड। ठीक है, बिलो द कर्व ऑफ फेरस ऑक्साइड। देखो बच्चों यहाँ पे डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो। देखो बच्चों ये फेरस ऑक्साइड की कर्व है, ये फेरस ऑक्साइड की कर्व है। ठीक है, अब देखो ये 1073 केल्विन है। 1073 केल्विन से बिलो टेम्परेचर पर, ठीक है, बिलो 1073 केल्विन द कर्व ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लाई बिलो टू द फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अगर ये कर्व यहाँ पे बिलो पोजीशन पे लाई करती है तो इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या कार्बन की कर्व तो आयरन के ऊपर लाई करती है ना, तो इट मीन्स कार्बन को हम 1073 केल्विन तक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स बिलो 1073 केल्विन कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बट above 1073 Kelvin the curve of carbon lie below that of ferrous oxide, therefore we can use as a reducing agent above 1073 Kelvin। तो ये चीज़ लिखी हुई है बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर जैसे हमारे पास है बच्चों Fe2O3। अब देखो इसकी रिडक्शन कैसे होती है। हमने क्या किया बच्चों, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज़ लेस देन 1073 केल्विन। तो हमारे पास क्या होगी, जैसे सपोज करो हमारे पास है बच्चों Fe2O3, क्योंकि आयरन के कई ऑक्साइड्स होते हैं ना आपके पास, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, या फिर इसका मिक्स्ड ऑक्साइड। तो देखो पहले क्या होता है, Fe2O3 व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ आयरन विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टेक्स प्लेस। फिर क्या होगा बच्चों, ऐसे ही Fe3O4 जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सिर्फ बैलेंसिंग में डिफरेंस होगा, बैलेंसिंग आप कर सकते हो, ठीक है, छोटी क्लासेस से हम करते हुए आ रहे हो आप, ठीक है, मैंने आपको सिखाई है पहले भी रिएक्शंस को बैलेंस करना कैसे करते हैं। तो देखो अब फिर अबव 1073 केल्विन हमारे पास क्या होगी रिएक्शन। अब देखो अबव 1073 केल्विन कार्बन विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज इट्स कर्व लाई बिलो द कर्व ऑफ फेरस ऑक्साइड। ये बच्चों मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया है। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन, हेयर कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग agent and formation of iron plus carbon monoxide will takes place।
एक चीज़ और बच्चों, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि बिलो 1073 केल्विन क्या होता है और अबव 1073 केल्विन क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी, कौन सा एजेंट हम यूज़ करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस टेम्परेचर पर क्या होगा, मतलब एट 1073 केल्विन व्हाट हैपन्स, नो रिडक्शन विल टेक्स प्लेस। वाई? बिकॉज डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन बिकम ज़ीरो। अगर बच्चों डेल्टा जी ज़ीरो हो जाता है, मीन्स प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, इस टेम्परेचर पर कोई भी रिडक्शन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, कहते हैं अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम कार्बन कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एट हायर टेम्परेचर फॉर द रिडक्शन ऑफ एनी मेटल ऑक्साइड। कहते हैं अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो ना, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट सभी मेटल ऑक्साइड्स के लिए हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है बच्चों, हायर टेम्परेचर, क्योंकि मोस्टली मेटल ऑक्साइड से कर्व जो आपकी उसकी कार्बन की जो कर्व है वो कहाँ पे बिलो लाई करेगी, बिलो पोजिशन पर लाई करने लग जाती है। ठीक है, बट ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, ठीक है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिडक्शन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय यूजिंग कार्बन। ठीक है, कार्बन के साथ हम उसकी रिडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। बिकॉज कार्बन रिएक्ट विद क्रोमियम एट सच अ हाई टेम्परेचर टू फॉर्म इट्स रिफ्रैक्टरी कार्बाइड्स। और ये क्या बना देता है बच्चों, जब कार्बन क्रोमियम के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बाइड्स फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। क्या बनता है फॉर्मूला, Cr4C3। और रिफ्रैक्टरी जो कार्बाइड्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि जो रिफ्रैक्टरी इम्प्योरिटीज़ होती है, जो रिफ्रैक्टरी वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर हार्ड इन नेचर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है एलिंगम डायग्राम में, एलिंगम डायग्राम से बच्चों हमें पता चलता है कि कौन सी एक मेटल, ठीक है, कौन सी मेटल किसी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है या नहीं कर सकती, वो हमें कौन बताता है, एलिंगम डायग्राम हमें बताता है। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम से हमने ये चीज़ें सीखी, बट इनके बावजूद भी एलिंगम डायग्राम की कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। और वो ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है बच्चों, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट लिमिटेशन है बच्चों एलिंगम डायग्राम की, फर्स्ट दैट इज इट ओनली टेल्स अबाउट द थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी ऑफ द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। इट डज नॉट गिव्स एन आइडिया अबाउट द काइनेटिक ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कहते हैं कि जो एलिंगम डायग्राम तो सिर्फ हमें ये बताता है, मतलब थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी बताता है कि मतलब कोई मेटल किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमें ये नहीं बताता है कि वो रिएक्शन कितने फास्ट हो रही है, कितनी वो रिएक्शन स्लो हो रही है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता बच्चों कि एक ही चीज़ से हमें, ठीक है, सब कुछ पता चले। तो एलिंगम डायग्राम ने सिर्फ हमें ये बताया कि कौन सी मेटल को हम किस मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट डज़ नॉट टेल्स अस अबाउट द काइनेटिक ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स मीन्स, ठीक है, कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है। ठीक है, सेकेंड है बच्चों, इट ऑलवेज कंसीडर एन इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम को कंसीडर करता है, मतलब वहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस विल टेक प्लेस। बट इन एक्चुअल में बच्चों ऐसा नहीं होता। इन एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है और एक हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इक्विलिब्रियम में हम रिएक्शन को करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये सब क्या था बच्चों हमारे पास एलिंगम डायग्राम के बारे में था। ठीक है, एलिंगम डायग्राम में अब देखो बच्चों, ये चीज़ आपको आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी कि एलिंगम डायग्राम क्या है। अब देखो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम स्टेप को तो थर्ड को डिस्कस कर रहे थे कि कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो बच्चों वही चीज़ मैंने आपको बताई है, उसमें भी तो यही बताया ना कि रिडक्शन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो कैसे करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स। ठीक है, जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग कार्बन, ठीक है, कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, तो उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है, तो स्मेल्टिंग क्या होता है हमारे पास, बाय यूजिंग कार्बन। ठीक है, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन इज़ नॉन एज स्मेल्टिंग। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम बोलते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन।
ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, स्मेल्टिंग इज ऑलवेज कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में हमारे पास क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे कार्बन का मतलब बच्चों ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उससे है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली कार्बन को हम यूज़ करेंगे। तो देखो इसमें क्या होती है बच्चों, ब्लास्ट फर्नेस में हमारे पास बेसिकली 3 जोन्स होते हैं, ठीक है। ये ब्लास्ट फर्नेस ऐसे होती है, ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा होता है। ये डायग्राम आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है, ये बेसिकली मैंने सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए आपको यहाँ पे बनाया है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके बॉटम पर हम क्या रखते हैं, फ्यूल रखते हैं, ठीक है, जो भी बर्न किया जाता है, ठीक है, फ्यूल वगैरह। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बाद में मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद मोल्टन मेटल हमारे पास क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे मोल्टन मेटल कलेक्ट हो जाएगी बाद में, लास्ट में आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मोल्टन मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे। तो देखो बच्चों इसमें बेसिकली हमारे पास 3 जोन्स होती है। एक जोन होती है हमारे पास कंबशन जोन, सेकंड जोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज़ रिडक्शन जोन, और थर्ड होता है बच्चों यहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन जोन, जहाँ पे स्लैग बनता है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ हम पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये होते हैं ना, ये होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, दे आर द बेड्स ऑफ ओर, कार्बन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब बेड्स वो सोने वाले बेड्स नहीं होते, ठीक है, कि हम सो जाएं। ये क्या होता है बच्चों, इनके ऊपर मतलब ऐसे लेयर्स बनी होती है, मतलब बेड्स बोलते हैं उन्हें। उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, और कार्बन एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सभी जोन्स में डिफरेंट रिएक्शन होती है बच्चों, ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास कंबशन जोन, ठीक है। कंबशन जोन में क्या होता है, कंबशन ऑफ कार्बन टेक्स प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, रिएक्ट, यहाँ पे क्या होगी, कार्बन रिएक्ट करेगी किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कंबशन ऑफ कार्बन टेक्स प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड विच राइजेज अपवर्ड, ठीक है। ये फ्यूल को अगर हम बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ठीक है ये क्या करेगी, विच राइजेज अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगी। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस जोन का टेम्परेचर बच्चों सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जोन होती है ये। अप्रोक्स इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1600 to 1900 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगी बच्चों बारी रिडक्शन जोन की, कि रिडक्शन जोन में क्या होता है, ठीक है। रिडक्शन जोन में हमारे पास क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना ये चीज़ें, कि रिडक्शन जोन में बेसिकली होता क्या है, इस तरीके से होगा हमारे पास, ठीक है। अब जैसे रिडक्शन जोन में टेम्परेचर क्या होगा बच्चों हमारे पास, इसका लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगी बेसिकली, रिडक्शन विल कैरी आउट, ठीक है, रिडक्शन विल टेक्स प्लेस इन रिडक्शन जोन, ठीक है। रिडक्शन जोन में, ठीक है, तो देखो बच्चों रिडक्शन जोन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या है, देखो क्या हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट कंबशन जोन में हो रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड विल राइजेज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों यहाँ से क्या हुई, राइज हुई, ठीक है। अब ये क्या करेगी, जो यहाँ पे जो ये हमने कहा ना कि बेड्स ऑफ ओर, कार्बन एंड कैल्शियम कार्बोनेट लाई करते हैं, इनके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन बेड्स एंड फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या बना देगी बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि देखो हमें बेसिकली पता है कि जो फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, उसके रिडक्शन के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं बिलो 1073 केल्विन। हमने अभी पढ़ा है ना लिंगम डायग्राम में कि बिलो 1073 केल्विन, बिलो 1073 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो देखो बच्चों इस जोन का टेम्परेचर भी कितना है, 300 से 600 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो कितना बन जाएगा, 573 केल्विन टू कितना बन जाएगा यहाँ पे 873 केल्विन, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर क्या है, बिलो 1073 केल्विन। तो इस जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है बच्चों, बेसिकली जो फर्स्ट जोन से कार्बन डाइऑक्साइड अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हो रही है वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर रही है, और कार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये जो हमारे पास और प्रेजेंट है उसके ऑक्साइड्स प्रेजेंट है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। देखो बच्चों पहले रिएक्शन क्या हुई,
फेरिक ऑक्साइड से हमारे पास क्या बना, यहाँ पे Fe3O4 बना, इस तरीके से रिएक्शन होती है। फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन होने पर क्या बना बच्चों, फेरस ऑक्साइड, और फेरस ऑक्साइड फर्दर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये स्टेप चलते रहते हैं और हमारे पास फाइनली हमें क्या मिल जाती है, आयरन मेटल। मीन्स रिडक्शन हो जाती है हमारे पास मेटल ऑक्साइड की मेटल में। ठीक है बच्चों। अब देखो इस जो जोन का टेम्परेचर होता है वो होता है बच्चों 300 to 600 डिग्री सेल्सियस। हेयर कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेन रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज बिलो 1073 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों यहाँ पर। और इस प्रोसेस में जो हमें आयरन ऑब्टेन होता है बच्चों, दैट इज़ पिग आयरन। ठीक है, ये आयरन की क्वालिटी होती है, ठीक है, हमारे पास। तो हमें इस प्रोसेस में जो आयरन ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, पिग आयरन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्लैग फॉर्मेशन जोन। ठीक है, स्लैग फॉर्मेशन जोन का बच्चों टेम्परेचर होता है दैट इज़ 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो इस जोन में हमें क्या ऑब्टेन होता है बच्चों, वही स्लैग फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। मोल्टन मेटल इज ऑब्टेन्ड एट द हर्थ ऑफ फर्नेस। ठीक है, और जो बच्चों इसमें हमने अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट को हम एज आ क्या यूज़ करते हैं, एज आ फ्लक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं बच्चों जब कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन की मेटलर्जी में सिलिका एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर सिलिका एज अ इम्प्योरिटी है बच्चों, तो यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे यूज़ करते हैं, एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, इसकी स्लैग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जो स्लैग फॉर्मेशन होती है, ठीक है, स्लैग किस में काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, उसका फंक्शन होता है कि वो फर्दर जो मेटल हमें ऑब्टेन हुई है, मोल्टन मेटल, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, और वी कैन से दैट द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स। ओके बच्चों, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।